नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के MITS कॉलेज में ड्रोन मेले का शुभारंभ किया और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि ड्रोन मेला अद्भुत है और ये लोगों का जीवन बदल देगा। किसानों को अपने कंधे पर लाद खाद नहीं डालना पड़ेगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना और ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब गुना में बाढ़ आई तो नाव तक नहीं पहुंच पा रही थी और ऐसे में ड्रोन का सहारा लिया गया, जिसके जरिए पेड़ पर बैठे लोगों ही नहीं कौन कहां पर है इसका भी आसानी से पता लगाया जा सका। और उन्होंने कहा कि सिंधिया देश के लिए ही लेकिन प्रदेश के लिए भी हैं और उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राज्य के विकास पर काम किया जाएगा। और मेले के शुभारंभ के पूर्व सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, केंद्रीय मंत्री तोमर सहित तमाम मंच पर विराजित आयोजन में शामिल हुए और शहीद जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुना में भयानक बाढ़ आई, कुछ लोगों को हमें खोजना, नाव पहुंच नहीं पा रही। हमका तरीका क्या है? हमको रास्ता मिला ड्रोन। हमारी पुलिस ने, प्रशासन ने उपयोग करके कौन कहां पेड़ पर बैठा है ये ड्रोन से आइडेंटिफाई किया। एक पूरा धसक गया था गंजवासों, कई लोग दब गए। हमने उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग मैंने बचाव कार्य ड्रोन के जरिए की। अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, अलग अलग स्थानों पर आपातकालीन परिस्थितियों में अगर दवाइयां भेजना, आवश्यक वस्तुएं भेजना तो ड्रोन हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, आक्रमण करना हो, और ये बात भी बिल्कुल सही कही कि बिना आदमी के आक्रमण जिसमें आदमी का नुकसान हो ही नहीं सकता, जवान की जान जा ही नहीं सकती। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा का मामला हो, स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश की जिसके बारे में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी उल्लेख कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हरदा जिला 100% जनता को हमने उनकी आय का पूरा अधिकार उनको स्वामित्व योजना के माध्यम से सौंप दिया और ये चमत्कार किया ड्रोन के माध्यम से। आज 33 ड्रोन हमारे चल रहे हैं, हम लगातार। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के MITS कॉलेज में ड्रोन मेले का शुभारंभ के दौरान इसकी उपयोगिता रेखांकित की और उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ जन कल्याण और विकास कार्यों को भी गति देने के प्रयास करेंगे और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि तकनीक के मामले में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 हो। सचमुच ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए, ये समय देश के लिए तो है ही मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी साधारण मानव नहीं है, मैं सुपर ह्यूमन कहता हूं उनको। वो जैसा करते और सोचते हैं कई बार वो असंभव सा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ये दिन सौभाग्य के दिन है। मैं मुख्यमंत्री के नाते अपनी स्कीम के साथ, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे आदरणीय सिंधिया जी हो, हम सब मिलके मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही चैन की सांस लेंगे। चाहे ड्रोन का मामला हो या अन्य क्षेत्रों में प्रगति और विकास करना हो। सिंधिया जी आज यही सौगात है, 5 ड्रोन के स्कूल हमको दिए जहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होगा और ड्रोन के माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे बताया है। उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक वचन भी देता हूँ कि हम कोशिश करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास और जन कल्याण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। इसमें आपका सहयोग मिलेगा ही, हम मध्य प्रदेश को इस माध्यम से भी आगे बढ़ाएंगे। मैं सचमुच ये। और वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में टीकाकरण की दोनों डोज लगाने का कार्य पूरा हो गया, यानी सभी पात्रों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और इसके लिए सांसद, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, प्रशासनिक और स्वास्थ्य अमला बधाई के पात्र हैं
और ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रतलाम आगमन पर पत्रकारों से चर्चा में कही। और मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पहले और दूसरे डोज का टीकाकरण पूर्ण कर रतलाम शहर ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया। और इतना ही नहीं, रतलाम के ग्रामीण क्षेत्र में भी 90% लोगों को दूसरी डोज लग गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन की शुद्धता भी 96% आ रही है और सभी आवश्यक उपकरण भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। और वहीं शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर पंचायत चुनाव रुकवाने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब चुने हुए जनप्रतिनिधि आने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने में लगे हैं। और सीएम एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी और देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटे। और ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालेंगे, जिसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू भी कर दी। और वहीं बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से बड़े जिम्मेदारी दे सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर एमपी बीजेपी के कार्यकर्ता भी काम करेंगे और इसके लिए पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने बताया कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करेगी जिनका यूपी में अच्छा प्रभाव या अच्छा संपर्क हो और ये कार्यकर्ता यूपी में संगठनात्मक कार्यों में मदद के साथ चुनावी जमावट को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू भी कर दी। तो वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 49 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं और इन सभी सीटों पर मध्य प्रदेश के नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की सीमा एमपी के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य अंचल से जुड़ी हुई है। और ऐसे में इन्हीं अंचलों से आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपने की तैयारियां चल रही, क्योंकि राजनीति के साथ क्षेत्रीय नजरिए से भी इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यूपी का अच्छा अनुभव है। और वहीं बात अगर मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की जाए तो 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी के दिग्गजों को यूपी भेजने की तैयारी पूरी हो गई है। और इन नेताओं में सूबे की पूर्व मुखिया उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ये नेता पहले भी यूपी चुनाव में काम कर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा को 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में से प्रभारी की भूमिका मिली थी। और वहीं नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जबकि वो चुनावी रणनीति में भी माहिर माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी इस बार भी उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दे सकती है, जबकि 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर यूपी के चुनाव प्रभारी थे और तोमर दूसरे राज्यों में भी पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाते रहे, जिससे उन्हें भी यूपी में बड़ी भूमिका मिल सकती है। और वहीं बात अगर उमा भारती की जाए तो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश भी उनकी राजनीति का केंद्र है। 2012 में उमा भारती यूपी की चरखारी विधानसभा सीट से चुनाव जीती थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने झांसी लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में यूपी में उमा भारती का अच्छा जनाधार माना जाता है, जिसके चलते पार्टी उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका दे सकती है। और इसके अलावा यूपी के नेता भी मध्य प्रदेश में पार्टी के पक्ष में प्रचार करते रहे हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पृथ्वीपुर और रंगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। और जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2018 में प्रचार प्रसार किया था। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। और वहीं आपको बता दें कि सीएम बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस पर आयोजित स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रतिभा सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित किया। और इस सम्मान समारोह में उन्होंने IIT
एनआईटी और समकक्ष शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 50-50 हजार रुपए के चेक प्रदान किए। और इस अवसर पर सीएम बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उनकी प्रतिभा को तराशने और उन्हें अच्छे अवसर प्रदान करने की, जिसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और वहीं शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान में और उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और सीएम बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और साथ ही सोनाखान को तहसील बनाया जाएगा। बड़े बात, आखिरी बात कही कि मैं जाना चाहता हूं। हमार शहीद वीर नारायण सिंह जैन सोना खान के सपूत, हमार छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत जिला जय स्तंभ रायपुर में वो फांसी टांगे गिरी से, वो जय स्तंभ चौक के पास ही बहुत सुंदर ढंग से उधर जगह है, ऐसे आदम का प्रतिमा वो जय स्तंभ चौक में लगाया जाए तेकर मैं घोषणा करा था। जब विश्व आदिवासी दिवस मनाबो हम 9 अगस्त के, तब तो फिर टेकाम साहब भी रही, कवासी लखमा भी रही और हमारे सब साथी मरे और भव्य मूर्ति को कर अनावरण करबो हमन जय स्तंभ चौक में, जिन हमार सम्मान है, हमारे सपूत छत्तीसगढ़ मातारी के बहुत शानदार ढंग से मूर्ति की स्थापना जय स्तंभ चौक में हमन करबो। यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, चौक तो रहबे करी, ओकरे बगल में ओकर भव्य मूर्ति बनी, हमन जगह देख डरे हैं और वो जगह में निर्माण। छत्तीसगढ़ में विदेशों से आए 2 व्यक्ति फिलहाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित नहीं पाए गए। ब्रिटेन और मालदीव से लौटे बिलासपुर के दोनों व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले थे और अब उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये कोरोना रिपोर्ट एक हफ्ते बाद आई है। छत्तीसगढ़ में पैंडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक विदेश से 953 लोगों के छत्तीसगढ़ आने की सूचना मिली और उनमें से अब तक अधिकतर की जांच की जा चुकी है और सभी को क्वारंटीन भी किया जा चुका है। बिलासपुर के 2 लोगों की रिपोर्ट पहले कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आई थी और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए थे। जांच के बाद शनिवार को उसकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में दोनों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं पाया गया। और सुभाष मिश्रा ने कहा कि अभी तक कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों की आवाजाही को देखते हुए सावधान रहने की और ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कोरोना रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने, मास्क लगाने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह भी दी। पैंडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि बिलासपुर में विदेश से लौटे जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके खिलाफ प्रशासन ने महामारी एक्ट के तहत एफआईआर भी कराई है। दरअसल दोनों मरीज जांच के बाद क्वारंटीन होने की जगह यात्रा पर चले गए थे। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने संपर्क किया तो पता चला कि वो मुंबई और दूसरी जगहों पर पहुंच गए और दोनों को वापस लौटने को कहा गया तो वो आनाकानी करने लगे। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो दोनों वापस आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से नाराज हो। अगर सरकार से कोई दुखी है तो वो बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस ने उसे 14 सीटों पर सिमटने के लिए बाध्य कर दिया और अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा है। तभी वो लगातार कभी धर्म के नाम पर और कभी संप्रदाय के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे और इनके पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता 2 ही हथियार रह गए। ये लगातार समाज में जहर घोलने का काम करे, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक पारिवारिक कार्यक्रम में बालाघाट रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रहा है। जो केंद्र और राज्यांश 90 से 10
और 75-25 का रहता था वो अब 50-50 या 60-40 कर दिया गया है। इससे राज्यों पर काफी भार पड़ रहा है और केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा भी अभी तक नहीं दिया है और 3 साल में ही 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और बारदाना और उसना चावल में हमसे भेदभाव किया जा रहा है। बारदाना की कमी को लेकर कहा कि हमारी कोशिश है कि भारत सरकार बारदाना उपलब्ध कराए और बारदाना की कीमत 18 से 25 रुपए करने से बारदाने की कमी की स्थिति किसी सोसाइटी में नहीं आई है। और मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी के प्रवास को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में खुद बीजेपी की प्रदेश प्रभारी ने कमान संभाली, उनको स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। और वहीं बीजेपी सह प्रभारी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो कांग्रेस को ये बेचैनी होती है कि बड़े नेता चुनाव मैदान में क्यों आ रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव को भी महत्व देते हैं। मुख्यमंत्री को बीजेपी से डर से इस स्तर पर आकर बयान देना पड़ रहा है। हम तो आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आपके क्षेत्र में भी चुनाव है, दो हाथ हम लोग कर लें। बीजेपी से प्रभारी ने आरोप लगाया कि आज भी वो कर्ज लेने में लगे और कर्ज लेकर गरीब जनता का पैसा दूसरे राज्यों के चुनाव में लगा रहे। आने वाले समय में इन मुद्दों को प्रमुखता से निभाएंगे।